आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं ताऊ बाबा और सरदार के साथ। और अब थोड़ा मकान मालिकों और किराएदारों की किचकिच पर बात करनी है। खबर इसमें यह थी कि यहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट ताऊ जहाँ रहते हैं उससे थोड़ी दूर, ज़्यादा दूर नहीं, मेरे यहाँ से भी ज़्यादा दूर नहीं जहाँ मैं रहता हूँ। वहाँ की ये घटना है कि एक रिटायर्ड दंपति है, वो मुंबई में रहते थे और वो अपने घर वापस आए खाली करने का नोटिस दे करके किराएदार को। पर किराएदार जो महिला हैं उन्होंने फ्लैट खाली करने से मना कर दिया। तो एक तरह से प्रोटेस्ट के तौर पर वो अपने ही फ्लैट की सीढ़ियों पर चादर बिछा करके जो है रह गए और गुजर बसर करने लगे। मतलब एक दो दिन ऐसी इस तरह की तस्वीरें आई। महिला किराएदार का ये कहना है कि जो फ्लैट के मालिक हैं उन्होंने उनका इतना अपमान किया है और अफवाहें फैलाई हैं उनके बारे में कि उनका राह चलना मुश्किल हो गया है और उन्हें कोई दूसरा मकान नहीं मिल रहा है। तो पहले वो माफ़ी मांगें और ये चीज़ सॉर्ट आउट हो तब मैं मकान छोड़ूंगी। और मकान मालिक दंपति जो है वो बाहर खड़े हुए। ज़्यादातर मामलों में बाबा ऐसा होता है कि ताऊ इनकी मकान मालिकों की और किराएदारों की बनती नहीं है। हाँ, एक अजीब सी लड़ाई हाँ, इनकी मतलब रहती ये है। इसका क्या है, मतलब वो कौन सा तंतु है जो हमेशा इनका नहीं हो पाता है सेट? ये तंतु है असुरक्षा का, कि किसी को आपने किराए पे रखा, अब उससे आपको कई तरह की असुरक्षा हो सकती है। जैसे आप हैं मकान मालिक, आपके घर में बना है भात और लौकी, किराएदार साला पनीर मटर खा रहा है। पेट बोल रहा है। रहते किराए पे हो हैं, हम पी रहे हैं पाउच देसी 65 रुपया वाली, और वो जो है HPM पी रहा है, राज स्टैग पी रहा है। बर्दाश्त नहीं होता है। आपका बच्चा 2nd डिवीजन पास हुआ, उसके बच्चे ने 66% नंबर हाई स्कूल में ले आया, बर्दाश्त नहीं होता है। तो एक कि नहीं तू मेरे यहाँ रह रहा है, हम आज तक ये समझ ही नहीं पाए कि किराएदार भी, उसको भी उतना ही सम्मान और उतना ही वजन मिलना चाहिए जितना कि हमारा सम्मान हम अपने प्रति चाहते और रखना चाहते हैं। तो एक तो ग्रंथि वो है। दूसरा क्या है कि किराएदार कम नहीं हमारे यहाँ, वो भी है। किराएदार को मिलता है कि मकान मालिक सरल है, सहज है, तो वो चापने लगता है। उसको जैसे कहते हैं ना कि नहीं भैया आप वहां तक रहेंगे, तो कहता है भाई साहब ये कपड़े की अरगनी इधर बांध लें। अरे भाई जितने में लिए थे उसमें तुम लीपो, लोटो, खाओ, पहुलो, जौन करे तौन करो, लेकिन भाई साहब इधर एक अरगनी बांध ले। धीरे धीरे वो अपना विस्तार, क्योंकि उसको लगता है कि 3,000 रुपये दे रहा हूँ, अगर 3700 रुपये की जमीन पे मैं रह रहा होऊंगा तो 700 रुपये का हर साल हर महीने में फायदा, वो ये सोच रहा होता है। दूसरा क्या होता है, बिजली के बिल पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है ना। आपका इतना हुआ, आप इतना चलाते हैं इसलिए इतना बिल आ रहा है। और होता क्या है कि किराए के घरों में मीटर अलग से किराएदार को देने की परंपरा हम लोग के यहाँ रही नहीं, कि भाई एक घर में कितने मीटर लगेंगे, 1 मीटर लगेगा, तो 1 मीटर में आदमी अपने आप को लपेट लेता है, उसको लगता है 1 मीटर में वो भी हो जाएगा गुड वन, गुड वन। ना, तो वो हिसाब रहता है। तो अब किराएदार के साथ में उनका ये रहता है कि हमेशा पैसे को लेके, पानी के बिल को लेके, बिजली के बिल को लेके, इसको लेके हुज्जत। और तीसरी चीज ये होती है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, मकान मालिक को लगता है कि इसको रख तो लिया है, अब ये करेगा कब्जा, और कब्जा ना हो इसका एक ही तरीका है, पेल के रखो, ठांस के रखो कि हम तुमसे बड़े गुंडे हैं। तो जबरदस्ती जब उसको किसी दिन लड़ाई हो जाएगी किराएदार और मकान मालिक की, तो मकान मालिक इंश्योर करेगा कि आज 4-5 लोग लौंडा लफाड़ी टाइप, बुलेट या बाइक वाइक टाइप के आज आके घर में बैठे हैं, और जोर जोर, हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल, चाय ले आओ, चाय ले आओ इनके लिए, हाँ अरे पेल देंगे साले को, तुम क्या कह रहे हो, पेल देंगे ना। किराएदार नहीं कह रहे हैं, किसी और के बारे में, अज्ञात व्यक्ति के बारे में बात चल, ताकि किराएदार को लगे कि भाई मैसेज डिलीवर हो। हाँ, कि ये लोग जो है ना ये थोड़ा वैकैती के बनाई है ये कैतिक नहीं है ना, और वह तना चीज तुम्हारे साथ हो सके थे ना। तो ये जो है ना, ये जो ग्रंथियां हैं ये बहुत अजीब सी हैं। दूसरा क्या है कि कोई भी मकान मालिक हिंदुस्तान में किराएदार के अधिकारों के बारे में नहीं जानता है कि कानूनी रूप से किराएदार के क्या राइट्स हैं। आज भी देश में बड़ी तादाद में किराएदार बिना कॉन्ट्रैक्ट के रह रहे हैं, तो इसलिए भी मकान मालिकों को लगता है कि जब बेटा कोई एग्रीमेंट है ही नहीं तो सोमवार को कनस्तर और मंगलवार को पलस्तर
बीच बीच में हर मकान मालिक ये कहता रहता है कि देखिए हमारा लड़का आ रहा है वापस, हाँ तब आपको जो है अब देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। फिर उसको 2 महीने तंग करते हैं, फाइनली वो छोड़ के चला जाता, कोई लड़का नहीं आता, किसी दूसरे को दे देते हैं वो। हाँ, क्योंकि उनका ये कि ज्यादा न टिके, ज्यादा न टिके, लंबा साल 2 टिकेगा साल तो में फिर निकल कब्जा हो जाएगा इसका। जैसे कुछ लोग इसमें होते हैं कि अच्छा कहाँ के हो साहब, हम फतेहपुर के हैं। अच्छा तो यहाँ नौकरी करे? हाँ भैया वहाँ यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में, ग्रामीण बैंक में लग गई है हमारी, तो वहीं पे आए। अच्छा सब परिवार हैं? नहीं अकेले। ठीक है, आ जाइए, 15 दिन का ऐसे एडवांस देना पड़ता है, लेकिन आप बैंक के व्यक्ति हैं, ठीक है, 45 दिन का देना पड़ता है, आप 1 महीने का एडवांस दे के आप आ जाए। बैंक वाले को बहुत देते हैं लोग, क्योंकि उनका पता ट्रांसफर हो तबादला जाता होगा, एकदम तय है ना। जहाँ पाए कि ITI में, पॉलिटेक्निक में कोर्स करने आए हैं, आज बच्चा आ जाओ, रहो। अरे तुमसे पहले भी यहाँ पे तमाम स्टूडेंट रहते थे, रहे नहीं हो कभी? तुमसे पहले भी स्टूडेंट मिल जाए, छड़ा मिल जाए, है ना, या इस तरह से कोई मिल जाए, अकेला रहने वाला कोई मिल जाए, वकील, पत्रकार, पुलिस वाला, उनको देने में देखो उनको कैसे। और उस जिले का कोई आदमी, अरे भाई है ना, लोकल। हाँ, क्या नाम भैया आपका? क्या नाम बताया आपने? हमारा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है, यहीं रहते हैं हम, और सोच रहे हैं कि बच्चों को लेकर यहाँ शिफ्ट हो जाए। भाई साहब पढ़ाई में बहुत समस्या है, यहाँ स्कूल अच्छे नहीं है हमारे यहाँ तहसील में, तो कहा भैया हमारे यहाँ तो खाली नहीं है, जिन्हें देख गए हैं और वह 3 महीना के लिए रही हैं कि अब बिटिया की शादी है तो फिर उन्होंने खाली करा ले। हम जानते हैं आप रिश्तेदार आते हैं सब जरूर, क्योंकि राघवेंद्र प्रताप सिंह इसी जिले के बच्चों के साथ रहेंगे। यहाँ आप तो फिर भी विनम्रता वाला बता रहे हो, यहाँ दिल्ली गाजियाबाद में कोई लोकल आदमी हो ना कि भैया क्या नाम है आपका? मोनू कसाना। फिर बोले नहीं जी, लोकल को ना देते हम। उसको के सामने कह देते हैं, उसको बता देते हैं, लोकल को देते ही नहीं भाई। नहीं, हम तो यहाँ पांडव नगर इधर उधर कितनी जगहों पे सब घूमते रहे, जहाँ पे बिना कॉन्ट्रैक्ट वाला, जब हम आए थे यहाँ पे, क्या करते हो जी पत्रकार है? नहीं वैसा पत्रकारों को तो कोई घर नहीं, पत्रकार वकील हंसते हुए, हाँ एकदम मुस्कुरा के ऐसे, मतलब सवेरे होगा कि नहीं शाम को आप आ जाइए, एक बार इनके रिंकी के पापा से बात कर लीजिए, और उसके बाद में अपना आप आ जाइए जब भी शिफ्ट करना चाहें, घर तो खाली, देख लिया पसंद है, शाम को आए। रिंकी भाई तुम कमाल करती हो, हैं, पत्रकार को तुमने हाँ कह दिया है। अब वो आके बैठे हुए हैं भाई साहब ना, चाय पी रहे हैं, आपसे चाय भी नहीं पूछेंगे, आप उनके घर पहुंच गए चाय के समय पे 6:30 बजे, खुद चाय पी रहे हैं अग्रवाल साहब। आप कहेंगे सर वो घर के लिए आंटी कह रही थी तो सोचा आपको एडवांस दे दें। नहीं घर तो मिल नहीं पाएगा, सॉरी, नहीं घर नहीं दे पाएगा, इनको पता नहीं था कुछ लोग आने वाले हैं यहाँ पे, ऐसे करके कुछ गोला दे करके। नहीं, वो इनकी सिस्टर का जो बच्चा है ना, उसका मेडिकल में हो गया, तैयारी यही करेगा रह करके, उसको मेडिकल करना है, आके इधर रहेगा। सारांश नाम है, नाम भी बताते हैं। फर्क किराएदार में दिल्ली और नोएडा गाजियाबाद गुड़गांव टाइप में किराएदार और मालिक में फर्क इतना ही है कि वो 1-1.5 साल का लीज करता है, आपने 99 का किया है। हाँ, हैं तो सभी किराएदार और दोनों EMI दे रहे हैं। हाँ सब यहाँ किराएदार लिया है और उसकी EMI दे रहा है, दूसरा उसमें किराए पर रह रहा है, अपनी EMI दे रहा है। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़े हैं। दुनिया में है जो आज अहले मसनद हैं, कल नहीं होंगे साहिबे मसनद। हाँ, साहिबे मसनद। दुनिया में माना जाता है अध्यात्म के हिसाब से हम सब किराएदार हैं, रजिस्ट्री किसी की नहीं है। गहरी कबीर वाली बात आ गई। सोचा नहीं था कि इस मोड़ पर आएगी ये बातचीत। लेकिन ये जो किराएदार और मकान मालिक वाला चल रहा है परपंच, इसमें ये देखना चाहिए कि भाई किराएदार का नोटिस पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कई मकान मालिक इस तरह की ट्रिक अपना रहे हैं, पहली बार नहीं हो रहा है कि 1 स्टोव, 2 बच्चा, 1 दरी, 1 सुराही, 2 गिलास, 2 थाली, मेहरारू और हाथ वाला पंखा, 2 चदरा, इतना लेकर के किराए वाला घर जो खाली नहीं रहे, वहां जाकर के गेट के अंदर, अरे देखिए खाली ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने घर में ही बाहर रहने को मजबूर, हम अपने घर में नहीं घुस सकते बहन जी, देखिए भाई, पुलिस वाले को फोन करके बुला लिया, पुलिस वाला भी आ गया, देख लीजिए भाई साहब ये बच्चे हैं छोटे छोटे। अरे तुम्हारा बाकी सामान कहाँ है? 12 संदूक रखे हो घर में, 4 ठे पलंग है, 2 ठे ड्रेसिंग टेबल है, 1 ठे वॉशिंग मशीन है, 1 ठे टीवी है, 1 ठे फ्रिज है, 1 ठे हाथ से सिलाई करने वाला मशीन, कुछ तो लेके आए नहीं हो, बस पोजीशन के लिए आ करके स्वांग चरितम। एक कील ठोकने को लेके भी बड़ा विवाद होता है, कितनी कील ठोकी? हाँ, कील नहीं ठोक सकते। और क्या, नल का खराब कर दिया तुमने, नल का खराब होता ही है,
नहीं, तुमने खराब किया, तुम्हें लगवाना पड़ेगा। 5 साल से रह रहा हूं मैं, नलका के जैसा आपने दिया था वैसा ही मिलेगा आपको। रेंट किस बात के देते हैं? यूज के देते हैं ना। तो घर यूज हो रहा है भाई साहब, इसमें दाग आ गई दीवार में, यहाँ पे सीलन आ गई, ये सब का खर्चा आप दो। शीशा काट दिया आपने, एसी लगाऊंगा कैसे? पाइप लगती है उसमें। शीशा काट दिया आपने। हाँ, मैं तो भोग चुका हूँ ये। नहीं, हम खुद भोगे हैं। हमारे तो एक मतलब ठीक ठाक, मतलब उनके 4-5 घर हैं यहाँ पे। कोई भी आदमी मुझे डिपॉजिट वापस नहीं किया। 3 ऐसे लास्ट 3 वाले जो किराए, जिनके यहाँ मैं किराए पे रहता था, उन्होंने डिपॉजिट वापस नहीं किया। अरे आपका तो 26,000 है, हमारा तो 50,000 खर्चा हो जाएगा अब ठीक करवाने में। इतना चीज हाँ, तोड़ पुताई दिया में आप। खर्चा होगा, इतना चीज तोड़ दिया आप। वाइट वॉश कराना पड़ेगा। अरे तो रहेंगे तो टूटेगा ना। नहीं, हमारा तो पहले वाले मकान मालिक ने 10,000 रुपये डिपॉजिट दबा दिया। उसका हमने तय कर लिया कि डिपॉजिट तो हम वसूल के ही जाएंगे। तो जैसे नोटिस हमने दिया कि नहीं भाई साहब, ऐसा है कि अप्रैल के बाद अब हम किराया नहीं देंगे, अब हम बाहर निकल रहे हैं। तो कार्य से हमको 30 अप्रैल के बाद सामान लेकर चल देना चाहिए वीकीर। हम ऐसा करते नहीं, हम मई वहीं रहते हैं। अरे नहीं, वो अभी वाइट वॉश हो रहा है, मकान मालिक बाहर चले गए, चाबी नहीं मिली, वो कह रहा है आप कब खाली करेंगे, हमने दूसरे को कह दिया। आपने कहा अरे भाई साहब ऐसे मत कीजिए, कुछ तो टाइम रखिए, आपको वाइट वॉश कराना पड़ेगा, ये है वो है, कीला काटा सब। फिर जब 31 मई करीब आती है ना, तो हम 26-27 को मूवमेंट करते हैं कि अब सामान ले चलो दूसरे वाले में, और दूसरा घर उस हिसाब से देख के रखते हैं। और फिर मकान मालिक से कहते हैं कि भाई साहब आपको कितना और देना है। क्योंकि बाकी तो जो 1 महीने का एडवांस था एडजस्ट हो गया। एक वो ना मकान मालिक अगर पहले देने में थोड़ा आनाकानी करे, तो जो पोटेंशियल किराएदार है वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है कि इम्प्रेस कर सके मकान मालिक को, खासतौर से बैचलर लोग। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप जानते हैं मैं तो घर को एकदम घर की तरह रखता हूँ। पिछली बार मेरे तो इतने अच्छे संबंध हो गए थे, पिछला मकान मालिक रोने लगा था जब मैं छोड़ के आया। तो वो यहीं का था, दिल्ली का। बोला भाई मैं नहीं रहूँगा, मैं 2 महीने का एडवांस लेता हूँ। बहुत सही। तो ये है बढ़िया। लेकिन ये है कि मजेदार शर्तें होती हैं उनकी। नहीं, मजेदार शर्तें नहीं, आप आदमी की नवैयत हाँ, में कैसे यू टर्न आता है, ये आप किसी के गृह प्रवेश और फिर गृह मुक्ति से देखिए। किराएदार जब आता है ना, उससे शालीन कोई होता ही नहीं है ना। अरे नहीं, मैं तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं पढ़ा दूंगा, छोटे वाले भैया को मैथ्स तो मैं पढ़ा दिया करूंगा, है ना। तो उसमें नहीं, अंडा मछली हम लोग कुछ नहीं खाते, हमारे यहाँ तो कभी नहीं छुआ नहीं जाता, लहसुन में नहीं खाते सावन में हम लोग, तो है ना। तो उस तरह से शुरुआत ऐसे होती है एकदम पोलाइट, हाँ बहन जी, हाँ भाभी जी, है ना, अरे दादी माँ प्रणाम, कैसी हैं आप, उस तरह से शुरू होता है। धीरे धीरे फिर जब वो, कब तक आदमी साधे रहे, मतलब फोटो खिंचाने के लिए सांस रोकी है, जिंदगी भर थोड़ी रोके रहेंगे। कभी तो लेंगे। तो जब सांस लेंगे तो पता चल जाएगा। तो आखिर में फिर वही लड़का जो है तौलिया लपेट के उघारे बदन, सिगरेट हाथ पे लिए तो कर रहा होता है फिर। एक है पूरे देश में है ये कि नॉनवेज खाते हो क्या? खुद खाते हैं। हाँ, कोई सिगरेट, शराब पीते हैं क्या? शराबी कबाबी को नहीं दे। पिछला वाला बहुत शराब पीता था। बहनें तो नहीं आएंगी तुम्हारी? दिल्ली में ये है कि हाँ, इनकी बहन बहुत आती है। बोले बेटा साल भर तुम्हारी बहनें आई हैं, रक्षाबंधन कल है, कल अगर कोई नहीं आई तो खाली कर देना। राजनीतिक चुटकुला सुना देता हूँ। 2 पार्टियों के नेता, सभी पार्टियों के नेता दिल्ली में एक संसदीय डेलीगेशन लेकर के दिल्ली जू को देखने गए। तो वहां पे ये चल रहा था कि कांग्रेस में अभी भी दम है और भाजपा में क्या है। इस बात पे तो लोगों ने शर्त रख दी कि हाथी को जो हंसा देगा उसकी पार्टी सबसे अच्छी। तो अमित शाह गए और उन्होंने हाथी को गुदगुदी लगाई, बहुत तरह की चीजें की। मायावती ने तो कहा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगी, है ना। खैर हाथी नहीं हंसा। फिर राहुल गांधी गए और उन्होंने हाथी के कान में कुछ कह दिया। हाथी जो उठा और चिंघाड़ चिंघाड़ के हंसने लगा, लोट पोट हो गया एकदम।
तो सबने कहा यार कांग्रेस की नीतियों में दम है, अभी गया नहीं है कुछ। तो अमित शाह बोले नहीं नहीं ये फ्लूक है, हो सकता है कि मैंने चुटकुले जो सुनाए होंगे उसको, जो गुदगुदी लगाई थी, मोटी चमड़ी है तब लगाई थी देर गुदगुदी, से असर हुआ वो। देर से असर हुआ, ये नहीं चलेगा। तो किसी ने कहा कि 70 साल की आदत जो है। हाथी को रुला देगा वो मानेंगे। वाह, तो फिर अमित शाह गए, उन्होंने आंख वाँख में तो उसकी उंगली भी की, हाथी पे क्या असर, हाथी लेटा हुआ है। फिर उसको ये भी बोले कि 500 का नोट भी डिमोनेटाइज कर देंगे, ठीक है। तो भी नहीं रोया वो, कुछ नहीं हुआ, हार गए वो, पीछे हट गए। राहुल गांधी गए, कान में कुछ कह दिया, हाथी अपनी सूंड इनके कंधे पे रख के रोने लगा और इतना रोया आंख से पूरा आंसू टपक रहा है। तो फिर हो गया नहीं, राहुल ही जीते। इन्होंने कहा नहीं यार कुछ गड़बड़ है, ऐसे तो फ्लूक हो गया। तीसरी बार चलो रूल ऑफ 3, तीसरी बार का जो चैलेंज पूरा कर लेगा उसका होगा। तो हठी बहुत है अमित शाह आपके चुटकुले में। तो फिर चिदम्बरम या किसी ने सलाह दी कि हाथी को इस बाड़े से उस बाड़े तक पहुंचा देगा जो लेटे हुए हाथी को, वही जीतेगा। चिदम्बरम ने सलाह दी। अमित शाह गए, उन्होंने जो है जो भी बोला UAPA लगा दूंगा तेरे ऊपर, ये वो, हाथी टस से मस्त नहीं, लेटा हुआ है मस्त, कोई असर ही नहीं हो रहा। NRC CA हाँ, राहुल गांधी गए, कान में कुछ बोला, उठा, अरे बाढ़ तोड़ के बाहर शेरों वाले में। तो फिर डिक्लेयर हो गया, सबने मान लिया कि राहुल गांधी में जो है वो क्षमता है, पार्टी में दम है और आज के विजेता वो हैं। फिर सब कुछ हो गया, अमित शाह जी ने भी मान लिया। फिर उन्होंने सब लंच करने गए तो उन्होंने कहा कि यार चलो मान लिया, लेकिन तो किया बताओ कि कैसे, कहा क्या, किया कैसे? किया कैसे, हाथी हंसा कैसे? तो उन्होंने कहा मैंने गया कान में कहा कि मैं राहुल गांधी। बोला रोया कैसे? उन्होंने कहा कि हम लोग दूसरी बार, तो हमने कहा कि कांग्रेस का MP हूं मैं वायनाड से। तो हाथी उनके सूंड उनके कंधे पे रख के रोने लगा। तो भागा क्यों? तो बस मैंने उसको बोला कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट का पोजीशन खाली है, बनेगा। बाप रे। तब से वो हाथी पाया नहीं जा रहा है। लाहौल वला कुव्वत। इसका कांग्रेस या भाजपा से लेना देना नहीं है, चुटकुला है, इसे Enjoy चुटकुले की तरह लें। हाँ। पहले जब बाबा आप लोग बहुत पहले कभी जब दिल्ली जब आए होंगे और किराए के मकान में रहे होंगे, तब ये रेंट एग्रीमेंट वाला चक्कर नहीं था, होता था ना? शुरुआत में नहीं था, इसलिए तो मकान मालिक ज्यादा केला रहता था। अब तो मकान मालिक पूछता नहीं है। मकान मालिक से हम कहते हैं कि वो पीछे पलस्तर गिर गया है, उसको नया बनवाना है, उसमें नया सीमेंट लगवाना है, तो कह देता है कि लगवा लीजिए, बिल भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। एग्रीमेंट वाले में ये भी हो गया कि हर साल इतने % से बढ़ेगा। हाँ, वो भी हो गया। वो पहले मकान मालिक को 2 साल में जाके फिर नाक रगड़ना पड़ता था, बेटा देखो अब महंगाई का जमाना आ गया है, बहुत तुम नरक है। 3100 देते थे 33 कर दोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, अब जैसे हमारे यहाँ हम जितने में किराए पे रहते हैं जिस इलाके में दिल्ली में, उससे कम में किराए पे अभी वहाँ पे घर मिल रहा है, और हमारा किराया हर साल 10% बढ़ता जा रहा है। 3 साल में किराया नहीं बढ़ा है, कम हुआ है, लेकिन हमारा बढ़ता गया है। तो मकान मालिक वैसे भी फायदे में। एक वो नहीं अति लघु कथा जो हीरेन भोजानी ने एक बार भेजी भी थी कि मैं किराए के मकान में रहता था, फिर मैंने अपने मकान मालिक को शेयर मार्केट के बारे में बताया, अब हम दोनों किराए के मकान में रहते हैं। तो 3 तालिये जो किराएदार भी हैं या जो मकान मालिक भी हैं, आप अपनी अपनी पीड़ाएं, अपने अपने अनुभव, अपने अपने मज़ेदार किस्से लिख करके भेजिए, हमें बताइए radio@aajtak.com पर, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9953323303 पर। और अब प्रिय 3 तालियों की चिट्ठियाँ लेते हैं। कुछ नए 3 तालियों के भी ख़त आए हैं। पहला ख़त जो है, नाम बड़ा मज़ेदार है, इन्होंने ऑफकोर्स अपना असली नाम नहीं, सूडो नेम से लिखा है। दिल्ली से मर्द तांगे वाला की चिट्ठी है। बहुत बढ़िया। सरदार बाबा और ताऊ को जय हो। एग्जैक्ट एपिसोड तो नहीं याद, लेकिन तब से सुन रहा हूँ जब आप लोगों ने स्टूडियो से रिकॉर्डिंग शुरू की थी। 50वें के आसपास रहा होगा। आज तक रेडियो के ट्विटर स्पेस पर बाबा को पहली बार सुना
और उन्हीं के किसी ट्वीट में 3 ताल का लिंक मिला तो यहाँ पहुँच गया। तब से यहीं हूँ। चिट्ठी लिखने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए माफ़ी। अब लग रहा है कि कितना कुछ लिखा जा सकता था, पर यह भी तो नहीं कह सकता कि अब नियमित लिखूंगा। आलस है, जाते जाते जाएगा। 92वें एपिसोड में आप लोगों ने होटल और रेस्तरां का जिक्र किया तो उससे जुड़ा एक किस्सा याद आ गया, पहले वो सुना देता हूँ। कॉलेज के समय में 8-10 यार दोस्त एक होटल में खाने पहुँचे। जब सब ने खा लिया तो वेटर फिंगर बोल लेकर आया। सब हाथ धो के बैठे रहे, लेकिन एक दोस्त वॉशरूम चला गया। इतने में वेटर आया टेबल साफ करने। तब एक दूसरे दोस्त ने कहा कि भैया ये बोल मत उठाना, वो आने के बाद पिएगा। वेटर को लगा कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन कोई हंसा नहीं। फिर वेटर को कन्विंस करने के लिए बोला गया कि दोस्त कुछ वेस्ट नहीं होने देता, जागरूक नागरिक है। वेटर चुपचाप बगल में जाकर खड़ा हो गया। उसको शायद देखना था कि ये कौन नमूना है जो हाथ धोने वाला पानी पीता है। जब दोस्त टेबल पर वापस आया और देखता है कि सिर्फ उसकी गंदी बोल पड़ी हुई है और वेटर वहीं खड़ा है, तो उसको कुछ समझ आता। तब तक तीसरे ने कहा, पियो बे भैया, तुम्ही को देखने के लिए खड़े हैं। तो दोस्त और वेटर दोनों माजरा समझ चुके थे। वाह। पर चिट्ठी लिखने का कारण पिछला एपिसोड है जिसमें बरसात की बात छेड़ दी गई। मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ, हालांकि 16-17 साल से बाहर ही हूँ। वैसे तो शहर में रह रहे लोगों की गांव से जुड़ी यादें अक्सर गर्मी की छुट्टियों से जुड़ी होती हैं, लेकिन 3 ताल सुनते हुए ध्यान आया कि मेरी ज़्यादातर बरसात से जुड़ी हैं। मेरा गांव मुजफ्फरपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर है। जब मैं छोटा था तो साल में 3 बार वहाँ जाना होता था, 2 बार छठ में, चैती और कार्तिक, और 1 बार सावनी पूजा में। सावनी पूजा समय होता था धाजा का। हरे बांस पर लाल एक रंगा और उस पर हनुमान जी विराजमान। मेरे बाबा कहते थे इसमें घर को ठनका के बचाने का एंशियंट विजडम है। ठनका यानी जो बिजली गिरती है। अब हरा बांस खपरेल घर को ठनका से बचा सकता है नहीं, ये विद्वान लोग बता सकते हैं। खैर, मुझे सावनी पूजा का प्रसाद, हमारे यहाँ प्रसादी बोलते हैं, वो बहुत पसंद था। आटा और गुड़ मिला के लड्डू जैसा कुछ बनाते थे, नाम याद नहीं है, पर कितना कुछ याद आने लगा है। रात भर बारिश के बाद सुबह पानी से लबालब खेत में हरे मेंढकों का टर्राना और अनंत किस्से, मछली के डूबने के, कादों में फिसल के गिरने के। फलनवा इतना लमहर मछली पकड़ा, फलनवाज नहर में डूबते डूबते बचा। चप्पल टूटने के, लकड़ी से ठेल के फीता अगर अंदर न जाए तो हल्का लाइफ बॉय साबुन लगाने से तो चला ही जाता था। खपरा बदलने को हमारे यहाँ खपरा फिरवाना कहते हैं। बाबा इस बार बता रहे थे कि खपरा फिरवाना भी अब मुश्किल हो गया है क्योंकि कारीगर खत्म होते जा रहे हैं। गांव में हमारे अलावा इक्का दुक्का घर ही बचे हैं जो खपरेल हैं। पक्के हो चले घरों के कारण कारीगर नहीं रहे, और अब कारीगर नहीं है इसलिए अब छत ढालना ही आखिरी उपाय होता है। इस बार बस इतना ही। अचल मिश्रा का गमक घर देखते हुए ऐसा ही एहसास होता है जैसे बरसात के बारे में अभी लिखते सोचते हुए हुआ। बिहार के लोगों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। एक गुजारिश भी है, जब भी एलेक्सा को बोलता हूँ प्ले 3 ताल, पता नहीं वो स्पॉटिफाई पे क्या बजाने लगती है। इसका कुछ तोड़ हो तो ज़रूर बताएं। मर्द तांगे वाला, दिल्ली से। बहुत सही। ये तो बहुत जायज़ इन्होंने फीडबैक बहुत अच्छा दिया है कि 3 ताल सुनने के लिए एलेक्सा दीदी जो हैं वो सही से बरत नहीं रही हैं। मुझे लग रहा है वो कोई 3 ताल का 3 ताल म्यूजिक प्ले कर देती होंगी। उनको एक बार आप ये बोल कर देखें, वैसे मैंने चेक नहीं किया है, प्ले 3 ताल पॉडकास्ट, ऐसा बोल कर देखें, शायद ठीक जगह वो आपको ले जाए। एलेक्सा तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास नहीं है। तो देखो मंडली में हाँ, किसके पास है, इसका सत्य के प्रयोग करके फिर इसको आप उस पर भी लिख सकते हैं, ट्विटर पे। और मर्द तांगे वाला से अनुरोध है कि भैया ट्विटर हमार देखत रहो, एमा जब समाधान होई कुल दू बताए दे तुमका। एकदम अमिताभ बच्चन टाइप चिट्ठी थी। हाँ, गमक घर। हाँ, एकदम मर्द तांगे गमक वाला घर का इन्होंने मतलब रिकमेंडेशन दिया है ना। हाँ, फिल्म गमक जो है वो अच्छे महक को बोलते हैं मिथिला में, और गमकौआ जो है वो तेल गमकौआ। तेल गमकौआ। अब फलानवा, हाँ, फलाना ठिकाना बोलते हैं आप लोग। हाँ, हम लोग बोलते हैं फलाना चिलाना, फलानवा चिलनवा। लाइफ बॉय वाला बड़ा सही। अमिताभ बच्चन मोड में इन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। पहले इन्होंने सारी बातें वो वाली कर डाली और उसका फिर कह नहीं, बात तो दरअसल मैं बरसात की करना चाह रहा था। पूज्य बापू जी। हाँ, तो हम पिक्चर का दुनिया में 2 तरह के कीड़े होते हैं। बात तो मैं कुछ और बताना चाह रहा था।
बढ़िया है, कभी लेकिन आप लिखते रहें लिखते रहिए। और आप हाँ। टांगे पे बैठ के कभी आइए, 3 ताल तो बाकी लोगों को भी बैठा लीजिए साथ में और उनसे कहिए कि वो भी 3 ताल सुने। टांगे में मजा तब आता है जब सवारी लोड रहे। खटखट। अगली चिट्ठी भेजी है योगेंद्र सिंह बाजिया ने सीकर राजस्थान से। कमलेश ताऊ, कुलदीप सरदार और पाणिनी बाबा को राम सलाम। मेरा नाम योगेंद्र सिंह बाजिया है, पर 2017 के बाद से योगी जी कहकर ही संबोधित किया जाता हूँ। मैं राजस्थान के शेखावाटी प्रदेश के सीकर शहर का निवासी हूँ। मेरे जीवन में गत वर्ष 2 शानदार घटनाएं हुई। पहली, मेरे यहाँ अगस्त 2021 में एक प्यारी सी बिटिया का जन्म हुआ, जिसका नाम हमने मायरा रखा, जो अब साल भर की और खूब शरारती होती जा रही है। दूसरी घटना घटी दिसंबर 2021 में 3 ताल रूपी पॉडकास्ट सुनने की, जो उतनी ही अद्भुत घटना थी। ये सुनकर मेरा मन आह्लादित हो गया। तब से लगभग नियमित ही सुन रहा हूँ। पुराने वाले भी सुने, पहले स्पॉटिफाई पर सुनता था, फिर गूगल पॉडकास्ट पर, और अब यूट्यूब पर ये एकमात्र कार्यक्रम है जो मैं सुनता हूँ। 3 ताल के तीनों किरदार जबर हैं। वैसे हमारे यहाँ ताऊ और बाबा असल में ताऊ या बाबा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पिताजी के बड़े भाई को ताऊ या बाबा कहते हैं। वैसे भी हर विषय की बात पर अंत में दोनों लगभग सम पर आ ही जाते हैं और 3 ताल को मधुर बनाते हैं। हाँ, तो ताऊ या बाबा की पत्नी को हमारे यहाँ बडिया कहते हैं। तो मैं हमारी बडियाओं के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो कौन हैं, कहाँ से हैं, और हमारे ताऊ और बाबा के साथ कब से हैं, परिवार में कौन कौन है, वगैरह वगैरह। कुलदीप भाई के प्रेम विवाह और पीपी भाभी जी के बारे में जानता हूँ। वाह। बाबा भी यदा कदा अपनी माता जी का जिक्र करते हैं, पर पत्नी शक्ति पर बात नहीं करते। ताऊ लगता है कि प्राइवेसी कॉन्शियस हैं, पर आप तीनों की निजता का सम्मान करते हुए जितना हो सके थोड़ा आपके निजी जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ। कमलेश जी अपने उम्र और ओहदे के कारण ताऊ, पाणिनी जी अपने असीमित ज्ञान और कूल लुक के कारण बाबा। पर जब पहली बार कुलदीप मिश्र उर्फ सरदार सुना, तब से सोच रहा हूँ कि भाई पगड़ी भी नहीं पहनता, देह काया से भी सरदार नहीं लगता, और खाने पीने में भी ना है। और डाकू के दिन तो हिंदी सिनेमा में कब के लद गए। तो भाई कौन सा सरदार है? सरदार लागे को नहीं। कृपया इस नाम का आद्योपांतीकरण करें। 3 ताल ने निजी तौर पर बहुत समृद्ध किया है, ज्ञान, भाषा, विचार तीनों स्तर पर ही। जैसे आप लोगों को ऊपर किया गया अभिवादन 3 ताल की ही देन है। 3 ताल के कारण ही गोया ये वहम भी दूर हुआ कि यार अपन बहुत तगड़ा बोलते और लिखते हैं, पर अब जरा हल्का महसूस करता हूँ। आज के लिए इतना ही। पत्र शामिल हुआ तो आगे भी लिखता रहूँगा। 3 ताल की सदा जय हो, जय हो, जय हो। योगेंद्र सिंह बाजिया, सीकर, राजस्थान। योगी जी की चिट्ठी जो है वो अद्भुत है, जोरदार है और उन्होंने एकदम। आद्योपांतीकरण कर दिया है पूरा। हाँ, और एकदम उन्होंने वो नाग फांस फेंका है ऐसे, है ना, कि जिसमें बांध के सब निकाल लेना है एकदम। बहुत माधुर्य के साथ में इन्होंने पूछे कोनी रे अब मैं जाने कोनी रे। ताऊ को तो एकदम प्राइवेसी कॉन्शियस बता दिया उन्होंने। हाँ, शायद हम चर्चा नहीं करते, मतलब मेरा परिवार जो है वो मैं और मेरी यदा कदा पत्नी बीच है। बीच में सुंदर आती बातें है, रहे, मतलब कथाएं आती रही। और परिवार में एक लियो अभी आए हुए हैं। हाँ, एक तो सदस्य की बात आज ही हुई है। हाँ, यही तो है। ये सुंदर बातें ना रहते छुपाने हैं। को कुछ है, ना बताने को कुछ है। हाँ, तो ऐसा कोई बताने लायक है नहीं गुरु कि हम एकदम पेल के यहाँ पे सब सुना दें। बीच बीच में कथाओं को सुनते रहिए। देखिए, इसीलिए कहता हूं मैं, 3 ताल जो है ना वो माला के मनकों की तरह फेरते रहिए। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ तो छन के इस निजता के पहलू से बहकर उधर आता होगा। तो हर बार सुनेंगे तो तमाम सारी चीजें मिल करके फिर आप डॉट मैट्रिक्स जोड़ करके बना सकते हैं। सीकर से है ना, दे सीक आंसर, सीकर्स नॉलेज। अच्छा, हमारे यहाँ अवध में सीकर एक आम है जो बीजू का ही एक रूप है। छोटा आम, बहुत कागजी पीले छिलके वाला, खटास वाली तेज मीठी गंध, बेहिसाब उसमें गुठलियों में बाल पीलू की तरह ही, लेकिन वो रस से भरा होता है। उसको आप काट के खा ही नहीं सकते, स्कोप ही नहीं है काटने का, इसलिए उसको कहते हैं सीकर। शेखावाटी जो है, शेखावाटी वो अद्भुत क्षेत्र है जिन्हें पूरे देश में मारवाड़ी कहते हैं। एक्चुअली वो मारवाड़ के नहीं है, वो सब शेखावाटी के हैं। और बड़े धनाढ़ है,
और बहुत प्रगतिशील, जितने बिरला आप सुनते आए हैं तो बिरले होते हैं, और पूरे देश में जो उनका प्रभाव है वो बहुत विशाल है। ये सब लोग का जड़ जो है वो शेखावाटी रीजन है। और शेखावाटी की हवेलियाँ, मैं एक बार एक लंबी यात्रा की थी मैंने, और मैं चकित रह गया था। उनकी हालत बहुत ख़राब है बहुत सारे हवेलियों की, पर बहुत उसमें दिखता है, वो बताते खंडहर बताते हैं ना इमारत कितनी बुलंद होगी कभी। तो वो राजस्थान में के क्या बोलें कि धन का और रिसोर्सेज का एक अद्भुत भंडार था वहाँ। और वो मुगलों को, वहाँ के राजाओं को, उसके बाद के जितने बड़े बड़े राजा हुए और शासक हुए इस देश के, उनको उधार देते थे, कर्ज। वाह। तो लिखते रहिए योगी जी। और सरदार की भी कोई ऐसी विशेष कहानी नहीं है, बस पुराने सहकर्मियों ने ऐसे ही नाम रख दिया था उस समय, मतलब बुलाने के लिए उनको लगा कि यही सबसे मुफीद है, तो सरदार बुलाने लगे, तो सरदार पेन नेम हो है गया। और असरदार हैं इसलिए सरदार है। लिखिए, हाँ। आपकी चिट्ठी पहली बार मिली, आपने कहा है कि शामिल हुआ तो आगे भी लिखता रहूंगा, तो लिखते रहिए। और देखिए सरदार का काम क्या होता है, सरदार लीड करता है। तो इस 3 ताल को भी जैसे आप सीकर हैं वैसे ये लीडर हैं, लीड करते हैं। अगली चिट्ठी फ्रैंकफर्ट से दीपक सोलंकी की आई है, और रेगुलर चिट्ठियां लिख रहे हैं भाई। ताऊ बाबा और सरदार को सादर नमस्कार। 92वें एपिसोड में जिस तरह पूरी फीलिंग से हाँ मास्टर जी मैं डाबर का लाल दंत मंजन जो इस्तेमाल करता हूँ बोला, वो बड़ा आनंद आया। अभी सोच के ही फिर से चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तो एपिसोड 92 के टॉपिक बाहर खाने के अनुभव से शुरू करते हैं। कई खट्टे मीठे अनुभव हैं। हम छोटे कस्बे से थे, तो बचपन में बाहर खाने का मतलब था जब माँ पापा के साथ सर्कस या पिक्चर देखने जाते थे तो लौटते टाइम कृष्णा चौधरी स्वीट्स में डोसा खाते थे। कभी पेपर डोसा, कभी मसाला, तो कभी पनीर डोसा, लेकिन होता डोसा ही था। और साथ में माजा कोल्ड ड्रिंक की बोतल प्लास्टिक की स्ट्रॉ डाल के। कुछ साल गुजरे तो डोसे के साथ चाउमीन भी आ गया, लेकिन मैंगो माजा बरकरार रहा। तो कुल मिला के बचपन में बाहर जाकर पूरा खाने का कोई खास रिवाज नहीं था परिवार में। यहाँ तक कि लंबी ट्रेन यात्रा में भी घर से ही अजवाइन वाली पूरी, आलू की भुजिया, सत्तू की घाटी, चना माता पिता चाउर। के साथ ना हाँ। कोका कोला नहीं मिलता, माजा ही मिलता है। हाँ एक भ्रम है कि इसमें फल है, आम है, हाँ। सिर्फ कटरीना कैफ को मालूम है। हाँ। चना चाउर और जोनरी यानी मकई हाँ, का हाँ। भूजा, ये सब पैक करके जाता था, बस चाय खरीदनी होती थी। फिर हमारे कस्बे में बिहार से आए कपिल भैया जो मकई थोड़ा अलग होता है जोंधरी, लेकिन मकई जैसा ही फूड के अलावा उसका भी बनता है। जोंधरी बहुत बनवाएं भैया, 20 पैसा में किलो। फिर हमारे कस्बे में बिहार से आए कपिल भैया जो शुरू में ठेले पे भूजा मिक्सचर बेचते थे और काफ़ी सफल भी वो रहे। फिर उन्होंने हमारे घर के पास ही एक गुमटी डाली और लिट्टी अंडा करी बेचना शुरू किया। क्या गजब बनाते थे, वाह। फिर हफ्ते में 2 दिन फुल प्लेट लिट्टी अंडा करी खाना शुरू हुआ, और तब तक चला जब तक हम पढ़ाई के लिए घर से बाहर नहीं रहने लगे। एक घटना और है इस बारे में। कपिल भैया को सब लोग सिर्फ बिहारी बुलाते थे और किसी वजह से हमें अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार पूछा तो बोले, क्या फ़र्क पड़ता है बाबू, जितने भी लोग यहाँ बिहार से आकर रहते हैं सबको ही लोग बिहारी बुलाते हैं। लेकिन हमें लगता था कि इतने बढ़िया आदमी हैं, लोगों को बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाते हैं, इनको तो इनके नाम से ही जानना चाहिए। तो कई बार कहने पर भी उन्होंने फाइनली एक फोल्डिंग बोर्ड बनवाया, कपिल भूजा एवं लिट्टी सेंटर, जो दिन में गुमटी के आगे रखा जाता और रात में फोल्ड करके दुकान के अंदर। इसका काफ़ी फ़र्क भी पड़ा, लोग अब नाम उनका जानने लगे और नाम से बुलाने भी लगे। आगे का तो ऐसा है कि 8वीं की पढ़ाई के बाद कस्बा छोड़ शहर में आए, शहर से नगर, फिर नौकरी करने महानगर, और कई अलग अलग देशों में भी यात्रा करना और रहना हुआ। और बाहर के खाने का सफ़र बॉबीज़ रेस्टोरेंट गोरखपुर, जहाँ ज़्यादातर बर्थडे ट्रीट ली जाती थी, से लेकर लखनऊ में स्टूडेंट मेस, दिल्ली में नेगी भोजनालय जहाँ अपना मंथली रजिस्टर चलता था, दिल्ली नोएडा के कई सारे बढ़िया रेस्टोरेंट और 5 सितारा होटल तक चलता रहा। रहे हम घुमंतू तो हमने कभी काम के बहाने और कभी घूमने के लिए भारत के कई बड़े शहरों और रास्तों में ढाबों का दाना पानी उठाया, और पिछले 10 सालों से भारत के बाहर कई जगहों पर अलग अलग तरीके से खाना खाया। अब क्योंकि ये कॉमेडी का पॉडकास्ट है तो मज़ेदार अनुभवों पे आते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा अनुभव बहुत सारे लोगों का होगा जो गांव कस्बों से निकले हैं। पहला अनुभव 10वीं में था। दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए एक नामी रेस्टोरेंट गए।
वहाँ उन्होंने डोसे खाने के लिए पहली बार छुरा कांटा देना शुरू किया था। मुझे पता नहीं था, मैंने पनीर डोसा ऑर्डर किया और कसम से 5 मिनट तक हम देखते रहे कि शुरू कैसे करें। फिर किसी तरह शुरू किया तो प्लेट जो 10 मिनट में साफ हो जाती थी, उस दिन आधा घंटा लगा। गनीमत ये थी कि मैं इकलौता नहीं था, और भी थे जो मेरी तरह संघर्ष कर रहे थे। उस रेस्टोरेंट में अगली साला बार डोसा जो है ना, वो दोनों तरफ से फंसने के बाद में सांभर तक पहुंचते पहुंचे ठक से ढक्कन जैसे खुलता है ना, वैसे कांटे से बाहर हो जाता था। फिर समझ नहीं आता कि अब इसको कटोरी में बोरे कैसे और ये मुंह में जाएगा कैसे। ये बहुत बड़ी समस्या रही। उन लोगों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ जो चम्मच और कांटे से भारत के व्यंजन खा लेते। खा लेते हैं। हम तो ताऊ पलथी मार के, और चाहे 5 सितारा हो चाहे रेहड़ी वाला हो, अपना प्रेम से डोसा हाथ से तोड़ के हमेशा खाए हैं। और डोसे का आनंद हाथ से ही है। डोसा और चावल। हाँ, खाना हाथ से ही खाना चाहिए। एक्चुअली पता चल जाता है टेम्परेचर कितना है। हाँ। और अगर जो लोग चम्मच से मुंह में डालने के बाद पता चलता है। जो धोते नहीं है उनको कितना हाथ से नहीं गर्म है। खाना चाहिए। लेकिन जो धोते, मतलब हाथ जो लोग धोते हैं उनको हाथ से खाना चाहिए। जो हाथ नहीं धोते हैं, मतलब पहले या बाद कभी भी, तो उनके लिए ये है कि भैया हाथ से मत खाओ। दूसरा अनुभव जो पक्का बहुतों ने भोगा होगा, 12वीं के एग्जाम के बाद हमारे एक मित्र जो बड़े व्यापारी परिवार से थे, उन्होंने शहर के एक बड़े होटल में दावत दी। कुल जमा 6 लोग थे, जिसमें से 4 शहरी बनिया लड़के और मैं और तिवारी देहात के। खाना बढ़िया था, स्टफ्ड नान, मलाई कोफ्ता, पनीर 2 प्याज़ा वगैरह वगैरह दबा के खाए। जब समाप्ति की ओर थे तो वेटर बढ़िया कटोरे में गुनगुना पानी और उसमें नींबू की पतली फांकें डाल के लाया और सबके सामने रख दिया। समझ नहीं आया कि इसका करना क्या है। पहले लगा सूप है, शायद अभी इसमें कुछ और डालने को दे। फिर ध्यान आया कि सूप तो ऑर्डर किया नहीं हमने, अगर पीने का कुछ होता तो बाउल में नहीं होता। तो अभी सोच ही रहे थे कि तिवारी जी जो खाने में हमेशा फर्स्ट आते थे, उन्होंने नींबू निचोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो बोल उठाने ही वाले थे पीने के लिए, तो हमारे होस्ट मित्र बोल पड़े, अरे बाबा ये तो हाथ धोने के लिए है। उस दिन पहली बार फिंगर बोल से मुलाकात हुई, और वरना उसके पहले तो वॉश बेसिन पर ही हाथ धोते थे। कभी कभी सोचता हूँ कि उस दिन अगर सिर्फ मैं और तिवारी जी होते तो हमने फिंगर बाउल टेस्ट कर लिया होता। बाकी के मज़ेदार या कड़वे अनुभव ज़्यादातर गैर भारतीय खानों के मेन्यू के आसपास ही हैं। लिखा कुछ और था, समझा कुछ, और उम्मीद कुछ और थी, आया कुछ और। जो आया वो कभी खाया नहीं गया और कभी बताया नहीं गया। अब आते हैं एपिसोड 93 के बारिश वाले टॉपिक पर, जिस पर आप तीनों ने बारिश, छाता, प्लास्टिक, जूता, चप्पल और पायदान की बातें की। हम पूरा अपने अनुभवों से रिलेट कर पा रहे थे। बाबा ने ऐसे कीड़ा मकोड़ा, मेढक, टोड की व्याख्या की, सुन के बारिश का माहौल बन गया। और टोड से तो फाइटर टोड्स भी याद आ गए। वाह, राज कॉमिक्स। हाँ, बस एक बात मिसिंग लगी, बचपन वाली कागज की नाव। कई तरह की नावें बनती थी। नहीं, वो जगजीत सिंह उसको बहुत तैरा चुके, इसलिए जानबूझ के छोड़ दिया था हम लोगों ने। उनका अब तक गली गई होगी। इन्होंने बताया कि एक साइंस की बड़ी वाली कॉपी से एक बड़ी वाली नाव बनती थी। हाँ, उसमें एक तरफ ढेला रखना पड़ता था ताकि वो एक तरफ झुके और पानी में स्वतः अपने चाल से आगे भागे। और तीसरी नाव भी होती है, वो भी बता देते हैं। उस नाव को टिन से बनाया जाता है, बनारस में बनती है। बनारस में उस नाव का बड़ा कारोबार रहा है बनाने का, और तमाम सारी जगहों पे, चित्रकूट और उज्जैन, कहाँ कहाँ वो सप्लाई होती रही है। उस नाव में एक चम्मच रखी जाती है। टिन की एक नाव होती है जो आधी खुली आधी बंद होती है। उस चम्मच में कपूर या कोई दिया रख दीजिए तो अंदर गैस बनेगी, और पीछे 2 नलियों से वो पानी में हवा फेंकेगी। हवा फेंकने की वजह से नाव आगे बढ़ेगी, इंजन की तरह चलती है वो। तो वो टर की आवाज करते हुए वो नाव टब में, अक्सर आपको धार्मिक यात्राओं की जगहों पे जहाँ पे सेनूर, इलायची दाना मिल रहा होता है, वहां पे वो टब में तैरती हुई मिल जाती है। तो एक ये भी नाव है। इन्होंने कहा तैराने की भी कई जगह थी। वो छत पे पानी गिरने वाले पाइप का मुंह बंद करके इकट्ठा किए हुए सबसे पानी। पुराना वही है, क्योंकि बाहर जाओगे तो जूते पड़ेंगे। छत पे पानी सबसे मुफीद। अब आप लोगों ने ही छूट दी है तो लंबी चिट्ठी लिख सकते हैं। मेरे अंदर का कीड़ा भी जाग गया है, तो भुगतने को तैयार रहिए। ये बस शुरुआत है। मिलते हैं शनिवार को। आप सब स्वस्थ फ्रैंकफर्ट में रहें। रहते हैं लोग, फ्रैंक हो जाते हैं। हाँ, फ्रैंक है। दीपक सोलंकी, फ्रैंकफर्ट से। गोरखपुरिया 3 तालिया, ये ऐसा लिखते हैं। सोलंकी। फ्रैंकफर्ट ने दुनिया को फ्रैंकफर्टर दिया है। फ्रैंकफर्टर, जिसे हम सॉसेज इन अ बन, अच्छा, वो जो फ्रैंकी भी बोलते हैं उसको लोग। हाँ, फ्रैंकी।
वो बीच गुजरात में में, बॉम्बे में बहुत चलता है। अरझा के जौन है खाए वाला। अगली चिट्ठी है सतारा महाराष्ट्र से सूरज शिंदे की। जय हो ताऊ बाबा सरदार, मैं सूरज शिंदे सतारा महाराष्ट्र सह्याद्री में बसे अपने गांव से आपको सादर प्रणाम करता हूं। 3 ताल को सुनते हुए मुझे लगभग अभी 1.5 महीना बीत चुका है। वैसे मैं पॉडकास्ट बहुत समय से सुन रहा हूं, पर हिंदी पॉडकास्ट का श्री गणेश मैंने 3 ताल से किया है। और जब मेरे खेत में रात को 2 बजे में सिंचाई कर रहा था, तब मैंने पहला 3 ताल सुना और ताज्जुब से वो बिजली कटाई पर था, बिजली कटौती से इनका मतलब है, जिसमें आपने सिंचाई पर भी बात की थी। जब मैं बचपन में मुंबई से गर्मी की छुट्टी में गांव आता था, तब मैंने लोड शेडिंग सही है, पर लगभग अभी 10 साल से बिजली की स्थिति उत्तम है। अभी बीते शनिचर के 3 ताल में मॉनसून पर बातें हुई और उसमें चेजिंग द मॉनसून बुक का जिक्र हुआ। कुछ साल पहले एक मराठी न्यूज़ चैनल ने कुछ वैसा ही प्रयोग किया था, जिसमें रिपोर्टर केरला से उत्तर तक मॉनसून कैसे आता है और साथ में त्यौहार कैसे लाता है ये दिखा रहे थे। पर उसी साल नटखट बादलों ने शरारत की और मॉनसून के साथ वो शो भी केरल में ही थम गया। मेरा गांव पंचगनी के पास है, तो आप बारिश के दिनों में खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे यहाँ मॉनसून के आते ही मछली पकड़ने हम लोग बंधारे पे जाते हैं, जहाँ पे मछलियाँ दीवार पर चिपकी हुई हमारा ही इंतज़ार करती दिखाई देती हैं। हम नीचे जोला लगा के डंडे से मछलियों को आम की तरह उसमें गिरा कर लाते हैं। वैसे इस साल यही कर्म को निभाते हुए मेरा पैर पत्थर से कट गया और अंदर कंकर जाने से सूज गया। 3 दिन तक चलने नहीं आ रहा था और फिर जैसे मोदी जी ने कहा है, बिल्कुल वैसे ही आपदा को अवसर में बदलते हुए लेटे लेटे बहुत सारे 3 ताल के एपिसोड निपटा दिए। क्या बात। मॉनसून में खाने की बात करें तो मेरी आजी हमारे लिए माडक, जाके पैर न पड़ी बवाई, वो क्या सो का जाने पीर पर आई। हमारा कट चुका भैया, बहुत डीप, बहुत दर्द होता है। मॉनसून में खाने की बात करें तो मेरी आजी हमारे लिए माडग ब्रैकेट में नहीं लिखा है, बहुत बढ़िया सूप बनाती हैं, जो ना मेरी माँ को सादा है ना चाची को। हाय हेलो की बातें करें तो मैं फ़ोन पर बोलने में ज़्यादा सहज नहीं हो पाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि जिस महफिल में मैं होता हूँ बोलते नहीं थकता। बातें करना बहुत पसंद है, पर महफिल में, फ़ोन पे नहीं। अभी प्यारे 3 तालियों पे आता हूँ। ताऊ जी न रोगी हैं न भोगी, वो तो योगी हैं, उन्होंने जीवन के योग को साधा है। बाबा मुझे अपने से लगते हैं, बिल्कुल ऑल्टर ईगो। बाबा की कही बातों से मैं सहमत नहीं होता, पर जैसे मार्कस ने कहा है, बी टॉलरेंट विद अदर एंड स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ, तो उस हिसाब से बाबा जी का थोड़ा मतभेद और आलोचना चल सकता है, क्योंकि उन्हें मैं ऑल्टर ईगो मानता हूँ। सरदार जी जिस हिसाब से ताऊ और बाबा से बातें निकलवाते हैं वो प्रशंसनीय है, और दोनों बहक गए तो आज का एजेंडा बोलकर उस स्कूल मास्टर की तरह डंडा मार के लाइन पे ले आते हैं। एकदम सही पकड़े। सही पकड़े। लिखना बहुत है, पर चिट्ठी की लंबाई देख के कहीं सरदार 9-2-11 ना कर दे, इसलिए अभी के लिए जय हो। मराठी हूं तो हिंदी में कोई चूक भूल हो तो क्षमा करें, समय निकाल कर चिट्ठियां लिखा करूंगा। जय हो। इन्होंने बहुत सुंदरता से भूल चूक को चूक भूल लिखा है। क्या बात। सूरज और शिंदे कहीं सतारा। इनका पत्र पूरी तरह से एकदम किसी भी संशोधित यूपी वाले को पत्र है। शर्मिंदा कर दे। हाँ, वाह, बहुत सुंदर। तो गुरु आप लगातार लिखें और मतलब कोशिश करें, कभी 3 ताल की महफिल हो तो इन्होंने उसमें भी ना आप आएं। चर्चा करके ना बहुत छेड़ दिया, ऐसे मौसम में ना सह्याद्री, पंचगनी, हाँ, अभी मैं उधर ही ये घूम सब रहा हूँ। बोल के एकदम मैं वहीं तैरने लगा हूँ जाके, और अभी सह्याद्री ही घूम रहा है हमारे दिमाग में। इतनी मैं उस इतनी सूप के बारे में हरियाली, सोच रहा इतनी हूँ। खूबसूरती, अन्याय है मतलब। दादी जो आप सूप लोग गए हैं बनाती है, मतलब? हाँ, मैं गया हूँ और याद आ गया, मतलब वो चिट्ठियों के बाद में सीधा गुम हो गया, बारिश और उसके मिस्ट। नहीं, और वो सूप के बारे में कभी ये फिर से हम लोग को बताएं। हाँ, उसका मर्डर। थोड़ा उसके अभी- इंग्रेडिएंट्स। मैं अभी उसके इंग्रेडिएंट्स को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मानसून में बारिश हो रही, कौन उस सूप में क्या पड़ा होगा जो मौसम का मजा भी देगा और सेहत को भी साधेगा। भैया, माँ और चाची नहीं बरत पाई, हाँ कठिन तो होगा, हाँ। या बहुत ही सिंपल होगा हाँ, इसलिए नहीं बरत पाए। एकदम। हाँ, ये हो हो सकता है। मैं ये इनफैक्ट मैं इस तरफ जाता हूँ, सिंपल की तरफ। इतना सिंपल होगा कि लोग बरत नहीं पा रहे। हाँ, उसका नाम है माडग। हाँ, माडक के बारे में थोड़ा अगली चिट्ठी में बताइएगा हमें। जो भी लाना भैया 2 लाना। तो चिट्ठियां और भी हैं, पर जो और चिट्ठियां हैं हमें मिली हैं, बहुत सारी चिट्ठियां हो जाएंगी, इसलिए इस एपिसोड में नहीं ले रहे हैं, अगले एपिसोड में उनको शामिल कर लेंगे।
तो जिन्होंने भेजी हैं और वो सोच रहे होंगे इस एपिसोड में ली जानी चाहिए, तो आपकी चिट्ठी मिली है और शर्तियाँ शामिल होंगी, इस एपिसोड में नहीं ले रहे हैं, आके ले लेंगे, क्योंकि इस बार लंबी लंबी चिट्ठियाँ थी खूब सारी। तो अब समाप्ति की वेला है, कुछ जाते जाते बाबा। जाते जाते वो जाते-जाते- ज्ञानदत्त हाँ, जी हमारे पुराने श्रोता हैं शुरुआत से, जामवंत है हमारे। उन्होंने फिर से एक ब्लॉग लिखा है, उनका बहुत बहुत आभार। 3 ताल के बारे में 5वां ब्लॉग पोस्ट है उनका। हाँ, और उन्होंने हम पर थोड़ा सा लाल रंग भी फेंका है। हाँ, और स्टूडियो और पोस्टर के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की है। तो बहुत सहज है। ज्ञानदत्त जी ने और एक अद्भुत बार लिखते हैं वो। हाँ, अपने भाषा रिटायरमेंट बहुत का सही। फायदा कोई आदमी उठाए, उनसे मैं इतनी प्रेरणा ले रहा हूँ ना भाई साहब। ताऊ ने अपना पूरा फलसफा रिटायरमेंट का चेंज कर लिया है कि अब क्या करना है। ये नहीं करना मुझे जो कर रहे हैं, और जो जनरली लोग रिटायरमेंट के बाद करते हैं वो करना है जो ज्ञानदत्त जी कर रहे हैं। एकदम आराम से घर में गांव में बैठ के गंगा किनारे सबसे बातें करके फिर उसको लिख डालना। उन्होंने ज्ञानदत्त जो जी के ब्लॉग में दो चीजें हैं जिनको मैं उसका लिंक रेखांकित डाल करना देना। चाहता हूँ। एक तो आप जरूर उसको डाल दें पोस्ट में ताकि लोग देखें। तो एक तो यह है कि उन्होंने जब हम लोग के बारे में शुरुआत में लिखा था 3 ताल के बारे में, तो एक बैरोमीटर पेश किया था जिसमें वो एक तरफ खुद भी थे और बाकी लोगों को बताते रहे कि वो मध्य बिंदु से कितना वाम या कितने दक्षिण हैं। हाँ, डायग्राम बनाया तो था सबका बाकायदा एक बैरोमीटर बना करके और ज्ञानदत्त जी ने प्रतिपादित किया था, और इस बार उसी की छलक और झलक वो वापस से लेके आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो घर के ऐसे वरिष्ठ हैं जो बच्चों के खाने पीने की कुछ बातों से आहत हैं या चिंतित हैं, अगर आहत नहीं तो वो सौनाब सा गुस्सा उनके ब्लॉग में मुझे दिखाई देता है। और हाँ, एक्चुअली हम बहुत करते हाँ। भी हैं, हम भी स्वीकार करते हैं, हम लोग हाँ, बहुत और खाने संकट पीने क्या का है? बात हाँ, करते हैं। नहीं और मतलब और तरह की चीजों को खाने पीने का पांडे जी कितना बर्दाश्त करेंगे, तो ये भी है। लेकिन यही है कि ये सापेक्षता का सिद्धांत होता है और उसमें अपने से बाएं वाला व्यक्ति हमेशा बायां दिखता है, लेकिन जब आपके दाहिने कोई खड़ा हो जाता है ना, तो आप भी बाएं हो जाते हैं। तो एक तो मसला ये है। दूसरा ये है कि उन्होंने बहुत अच्छे से एक पासा फेंका है कि ये जो चित्र बना है इतना सुंदर 3 ताल का, ये और जो असल रचना है स्टूडियो की वो क्या है। तो असल रचना इस चित्र जैसी एकदम नहीं है। पिछले एपिसोड में हम लोग इसकी चर्चा करते रहे कि हमारा स्टूडियो कैसा है, कैसा दिखता है, और इसमें भी कुछ काम बचा है। उसके बाद में इसकी कुछ तस्वीरें भी हम लोग पेश करेंगे। बेबाक बुधवार जिन्होंने सुना है वो नितिन से इस बात का तगादा कर सकते हैं कि भाई फोटो कहाँ है, तूने कही थी बिफ्फे को डाल देंगे, है ना। तो वो उससे तगादा कर सकते हैं। लेकिन ज्ञानदत्त जी ने जो सवाल रेखांकित किया है कि ये पोस्टर इस तरह से जो दिख रहा है, जिसमें मार्लिन मोनरो भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं, उन्होंने कहा है कि मोटी छिपकली है, ताऊ के पैरों के पास चूहा है और बाबा के पास रखा हुआ एक टिफिन है। उन्होंने वो 2 लाइन में पढ़ देता हूँ एग्जैक्टली कि ताऊ मेज पर अपने समूह की पत्रिका सामने रखे हैं, हिंदी वाली इंडिया टुडे। उनके पैरों की ओर एक मूषक दंपति भोजन करने में व्यस्त हैं। मैं कल्पना करता हूँ कि कभी वे कमलेश किशोर जी के मौजों पर भी कूदते होंगे, आज तक के हौंचों की जोर्राबों पर नाचते मूषक। बाकी चित्र में अगर तनिक भी सच्चाई है तो कितना सहज वातावरण होगा 3 ताल के तिरपालिया स्टूडियो का। बाबा की खिलखिलाती हंसी, ताऊ जी की खरखराती पंचलाइनें, और सभी कुछ संभालने के चक्कर में अपना मुंह पूरे 100 डिग्री घुमाने की कवायद करते कुलदीप मिश्रा। That's how I lost my mojo. लेके चले गए दोनों मूषक दंपति। क्या बात है। तो ज्ञानदत्त जी, ये स्टूडियो तो वैसा नहीं है जैसा ये चित्र में दिखाई देता है, लेकिन जिस पारिस्थितिकी में बैठ करके हम तीनों इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो पारिस्थितिकी यही है। उस पारिस्थितिकी के यथार्थ बिंब यही है। अगर उस पारिस्थितिकी को वाकई कभी रचा जाए, कभी बनाया जाए, तो वो ऐसा ही होगा। ये चित्र ठीक वैसे ही है जैसे कथालोक में आप विक्रमादित्य के महल और सिंहासन का चित्र बनाते हैं। 3 ताल का ये चित्र 3 ताल की पारिस्थितिकी और विन्यास का चित्र है। वाह।
तो चिट्ठियां भेजिएगा, इंतज़ार रहेगा radio@aajtak.com पर। कई नए लोग चिट्ठियां भेज रहे हैं, वो देख करके पढ़ करके बहुत अच्छा बहुत लगता उत्साह है। आता है। और नंबर भी है व्हाट्सएप पे, अगर आपको लगता है मेल नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है 3 तालियों का, उसमें भी कैसे शामिल हो सकते हैं आप। व्हाट्सएप नंबर हमारा लिख लें 9953332303। इस पर अगर आप मैसेज कर देंगे, वैसे तो डायरेक्ट चिट्ठियां भी भेज सकते हैं इसी नंबर पर भी, पर अगर आप उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं जिसमें 3 तालीय डिस्कशन करते हैं, पोस्ट एपिसोड डिस्कशंस होते हैं जिसमें 3 ताल का हर एपिसोड आने के बाद, उसमें अगर शामिल होना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप लिख दीजिए मैं भी 3 तालिया, तो हम आपको ऐड कर लेंगे। तो अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। जय हो, जय हो, जय हो।